कि इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। देयर इज अ रूल ऑफ 72। अभी रूल ऑफ 72 में क्या कहते हैं? इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज टुडे एंड इफ दैट मनी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका नॉमिनी नहीं है तो अगर वो बैंक के पास में जाती है तो उसका प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्या बोलते हैं ना, कोर्ट के चक्कर या जो Right. डिलेज अवॉइड करना है। बैंक कोर्ट छोड़ो, बैंक ही आपको बोल रहा है ना कि नहीं दे सकते करके। Right. आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अगर आपने नॉमिनी नहीं रखा है तो आप बैंक वाले तो हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आपने पैसे कमाना तो सीख लिया है, बट पैसे को सेव करना और राइट वे से ग्रो करने में अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना होता है। बट डोंट वरी, इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है। हमने ऐसे सारे सीक्रेट्स को यहाँ पे रिवील किया है जो कि ना आपको स्कूल में, कॉलेजेस में, ना सोसाइटीज में सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में बात करी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। लाइक नॉमिनीज के क्या रोल होते हैं, अगर सपोज किसी का एक्सीडेंट गलती से या अचानक से किसी वजह से हो गया है तो नॉमिनीज को कैसे उसका आउटपुट मिलेगा, क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, देन विल क्या होती है, ट्रस्ट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल टॉपिक को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर विनीत पेटनेकर सर। ही इज अ फाउंडर ऑफ वैदिक अर्थ विजडम। इन्होंने काफी सारे लोगों को हेल्प करी राइट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइस में, ताकि वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को 10x ग्रो कर सके। सो आपको ऐसी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहेंगी। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहे। हेलो विनीत जी, जो हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू शुभम जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच। सो विनीत जी, आज का टॉपिक जो है ना वो काफी इम्प्रेसिव है एंड काफी इफेक्टिव है, बिकॉज क्योंकि ना मैं बहुत सारी चीजों को लेके एक्साइटेड भी हूँ। क्योंकि जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था, आपके टॉपिक्स के बारे में, तो मुझे ना बहुत सारी चीजें समझ में आई, पता चली। इवन मुझे खुद को नहीं पता थी बहुत सारी चीजें, मैं अभी खुद अवेयर हुआ हूँ। राइट, ओके, वेरी नाइस। सो मेजरली क्या होता है, हर किसी को वेल्थ बिल्ड करना है, हर किसी को फाइनेंशियली फ्री होना है। वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे मैं वेल्थ बिल्ड करूं या रतन टाटा जैसे मैं लेगेसी बिल्ड करूं। बट वो समवेयर ना कहीं स्टक रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वेल्थ तो नहीं बिल्ड करवाते और फिर वो इन्वेस्टमेंट को निगेटिव बोल देते हैं, या पेशेंस ही नहीं होता उनके अंदर में। तो ऐसा क्यों होता है? लाइक अवेयरनेस की कमी है, नॉलेज की कमी है। देखिए, मल्टीपल चीजें हैं। अभी मुझे आप बताइए, वॉरेन बफेट ने कब स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना? मे बी 11-12 की एज पे, मतलब बहुत कम उम्र में शुरू किया। Right. ठीक है, आज उनकी उम्र क्या है? इज इनटू 90s, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 80s 90s में है वो। राइट जस्ट इमेजिन उनका वेल्थ कितने सालों से कंपाउंड हुआ है। राइट 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में नहीं हुआ है। सो मेनी इयर्स। राइट ठीक है, तो उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हर किसी में उतना पेशेंस रहेगा या हर कोई उतना उतना सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको वैसा प्लानिंग करना पड़ेगा। मतलब अब 1 साल में वेल्थ बन जाएगा, 2 साल में वेल्थ बन जाएगा, वैसा नहीं है। यू नीड टू कीप पेशेंस। ओके, ठीक है, तो वो एक शायद लैकिंग है। ठीक है, यू वुड सी स्टैटिस्टिक्स भी यही कहता है कि लोग इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर देते हैं, राइट जैसे म्यूचुअल फंड में आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स, म्यूचुअल फंड शुरू तो कर देते हैं पर 2 या 3 साल में निकल जाते हैं। राइट तो जस्ट आप सोचो कि इससे वेल्थ बनेगा 2-3 साल में, कहाँ से बनेगा? ठीक है, अनलेस यू आर एक्सेप्शनली लकी, आपने पैसा डाल दिया लमसम, ठीक है, और वो हो गया 2x, राइट 3 साल में हो गया। ठीक है, राइट पर बहुत बोलते ना, लक फैक्टर बहुत काम करता है। ठीक है, उसमें नॉट नेसेसरली होगा सबका। राइट ठीक है, तो आप लक पे डिपेंड करेंगे या आप डिसिप्लिन से काम रखेंगे? अभी डिसिप्लिन कोई सिखाने के लिए तो नहीं आएगा, वो आपको खुद इनबिल्ट करना है। ठीक है, Right. अगर खुद में ही डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो दिख जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट्स में। राइट है ना? बट एट दैट टाइम क्या होता है विनीत जी, कि जैसे आपने बोला कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, यस, लक भी बहुत जरूरी है, यस, एंड कंपाउंडिंग के लिए वेट भी करना होता है। यस। बट आज के टाइम में ना, अगर मैं अपने यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यूथ के अंदर पेशेंस नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं है। करेक्ट। सो क्या डिसिप्लिन उनको फॉलो करना चाहिए जिससे वो बड़ा वेल्थ बना सकते हैं?
देखिए अगर आप सोचोगे क्विक मनी करना है, जैसे राइट, लोग फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, राइट क्रिप्टो के बारे में सोचते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों गलत है, राइट ठीक है, इफ यू हैव नॉलेज, ठीक है, आपके पास नॉलेज है या आप जिनके साथ बैठ के काम कर रहे हो, राइट ठीक है, जो सेबी रजिस्टर्ड है या जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट्स है, उनके साथ बैठ के आप ये सब कर रहे हो, एफएन और क्रिप्टो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, हो सकता है उसमें बन जाए, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बनेगा ही, गारंटी तो कोई नहीं देता है, राइट, येट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से, दिस माय पर्सपेक्टिव, कि ये सब से ना आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, राइट क्योंकि आप अगर किसी ऐप पे रजिस्टर करने जाते हैं, ब्रोकर ऐप पे रजिस्टर करने जाते हैं, वहाँ पे क्लियरली कहते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन ऐसी चीज है जिसमें 9 आउट ऑफ 10 लोग लॉस खाते हैं, राइट मैं तो बोल रहा हूँ 9 आउट ऑफ 10 बोलने से अच्छा बोलो कि 99 आउट ऑफ 100 लोग लॉस खाते हैं, उन्हीं का ही पैसा 0.1% लोग लेके हाँ, जाते हैं। जो सामने वाले पार्टी उनको मिल जाता है ना, राइट तो दिस इज काइंड ऑफ अ, बोलना तो नहीं चाहिए, बट इट्स काइंड ऑफ अ गैम्बल, इफ यू आर नॉट लर्निंग, यू डोंट नो, यू आर नॉट अवेयर, राइट ठीक है, आपको मार्केट का साइकिल या डेरिवेटिव्स में सेगमेंट में क्या चल रहा है ना, कब कौन सा पोजीशन लेना चाहिए, आपको अगर नहीं पता है, राइट तो आप फिर सट्टाबाजी कर रहे हो, आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो, मतलब यू, हो सकता है लकीली आपको मिल जाए, पर वो लक कब तक साथ देगा, फॉर्च्यून कब तक साथ देगा, ठीक है, कभी ना कभी आपको नुकसान होगा, हो सकता है आपको 10-20 हजार मिल जाए, पर 1 लाख का नुकसान हो गया तो आप क्या करोगे, तो एक नशा भी है लोगों को, एक नशा भी है कि नहीं, और अपना खुद का काम छोड़ के लोग ये फिर इसी में लग जाते हैं, एफएनओ में, क्रिप्टो में, ट्रेडिंग में, दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे। अरे वो बहुत स्ट्रेस है, मतलब आपको पता रहेगा क्रिप्टो मार्केट इज लाइक 24/7, इक्विटी फिर भी एक टाइम पे रुक जाता है ना? सुबह शुरू होके दोपहर को थम जाता है ना, मैं इंडियन इक्विटी की अगर बात करूंगा तो क्रिप्टो तो चला रहता है, राइट, और मैं क्या ही बोलूं इस पे, एग्री, ठीक है, सो हमें खुद को डिसिप्लिन रहना है कि भाई अपने को क्या करना है, उससे ज्यादा अपने को ये भी बताना चाहिए कि अपने को क्या नहीं करना है, अगर क्लैरिटी है ना माइंड में, सी वेल्थ बिल्ड करना है, राइट, वेल्थ बिल्ड करना है, तो नॉट नेसेसरी कि वो ट्रेडिंग से हो या एफएनओ से हो या क्रिप्टो से हो, राइट, ठीक है, बनाई है लोगों ने, बनाई है, क्रिप्टो से बिटकॉइन में कितने लोग करोड़पति बन गए, एग्री, बट देन वो टाइम अलग था, वो उन्होंने टाइम किया वो टाइम पे, ठीक है, और उन्होंने स्टडी किया, ठीक है, उन्होंने एक्सपर्ट लोग से कनेक्टेड रहे, वैसे ही सी ट्रेडिंग और इन्वेस्टर में क्या फर्क है, ट्रेडर क्या करता है, या तो वो डे ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, राइट, सुबह खरीद रहा है शाम को बेच रहा है, या उल्टा भी कर रहा है, शॉर्टिंग कर रहा है, ठीक है, राइट, पहले बेच रहा है फिर खरीद रहा है, ठीक है, डे ट्रेडिंग करता है, या लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वो ट्रेडिंग ही हो गया, राइट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया कि आप उस स्टॉक का रिसर्च करो, ठीक है, या खुद करो, या आप रिसर्च एनालिस्ट का हेल्प ले लो, ठीक है, उनके रिकमेंडेशंस भी आते हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन, राइट, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप एंट्री ले लो, बाय रिकमेंडेशन मतलब आप एंट्री ले सकते हो वो प्राइस पे, अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो, राइट, ठीक है, फिर एक टाइम के बाद उसका वैल्यू जो भी है ना, उसका मार्केट प्राइस अगर अच्छा खासा हो गया, एंड यू थिंक कि नहीं अभी ये इसका जो फेयर वैल्यू है वहां तक पहुंच गए, तो यू कैन टेक एन एग्जिट, राइट, ठीक है, तो आपका जो भी प्रॉफिट बुकिंग होगा डिपेंडिंग फिर उस पे, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, कितने लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं इक्विटी में, वो भी एक ध्यान देना चाहिए, अगर आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, ठीक है, तो हो सकता है जितना नुकसान होने वाला था उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, एग्री, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज है, अगर इक्विटी में आप देख रहे हो तो भाई बहुत स्टडी करना पड़ता है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, उसको कैश फ्लो देखना है, उसके रेशियो सारे देखने हैं, राइट, ठीक है, और फिर टेक्निकल एनालिसिस करके भी कंसेप्ट होता है, आपको रिसर्च एनालिस्ट इस पे ज्यादा बताएंगे, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और टेक्निकल में चार्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें पता चले कि कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, है ना, मतलब प्राइस वॉल्यूम बहुत सारी चीजें होती है उसमें, ठीक है, तो इक्विटी के लिए ना बहुत स्टडी करना पड़ता है, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कुछ स्टडी करने के लिए या इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, ठीक है, या नॉलेज नहीं है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू करें म्यूचुअल फंड से या ETF से, ETF इज काइंड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट, राइट, ठीक है, वो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ETF में भी अगर मैं पकड़ूंगा कोई इंडेक्स फंड, लेट्स से निफ्टी 50, राइट, तो निफ्टी 50 का जैसा बिहेवियर रहेगा ना, आपका जो ETF है वो भी वैसा बिहेव करेगा, निफ्टी 50 वाला अगर ETF है तो, ठीक है, पर वो पैसिव है, ठीक है, अभी जैसा म्यूचुअल फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, वो एक्टिवली बाय सेल करता है, ठीक है,
अभी उनकी बहुत बड़ी टीम होती है म्यूचुअल फंड में। फंड मैनेजर के सामने एक रिसर्च एनालिस्ट की बहुत सारी टीम होती है, राइट सो वो उनका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, हर चीज वो एनालाइज करके एक रिसर्च करके रिकमेंडेशन देते हैं कि ये शेयर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये शेयर में हम एग्जिट कर सकते हैं ना, एंट्री एग्जिट बाय सेल, ठीक है। एंड इट्स अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ फंड मैनेजर कि वो रिकमेंडेशन जो है उसको फॉलो करना है या नहीं करना। दे टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रिसर्च रिकमेंडेशंस, राइट, वैसे। दैट्स ग्रेट। क्योंकि सर बहुत अच्छी आपने बात बोली, क्योंकि ना बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने एफएनओ समझाया, आपने ट्रेडिंग समझाई, इन्वेस्टिंग समझाई, तो ट्रेडिंग एफएनओस में बहुत सारी चीजें होती है जो एज अ बिगिनर तो किसी को नहीं जाना चाहिए। बट मैं Exactly. आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का है, फॉर एग्जांपल जिसको स्टॉक्स का भी नॉलेज नहीं, किसी मतलब रिलेटेड टू ये सब चीजों का नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे वो अपनी वेल्थ या अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सके? तो कोई म्यूचुअल फंड तो मैंने राइट बता ही दिया है, ठीक है। वैसे अगर आपका ब्रोकिंग अकाउंट है तो ETF भी कर सकते हैं, राइट, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा, वैसे कर सकते हैं। तो ये दो तो ऑप्शन है ही लोगों के पास, Right. ठीक है। और इसके लिए ना बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। ETF में भी छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी छोटे अमाउंट पे स्टार्ट कर सकते हो। पर आप सोचिए, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और कोई शेयर ही अगर 25,000 का या 10,000 का शेयर है, कोई एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपके पास अगर कैपिटल ही अगर आपके पास 1,000 है तो आप 10,000 के एक शेयर में कैसे डाल सकते हो? वहां पे आपको ETF या म्यूचुअल फंड हेल्प करेगा, राइट, ठीक है। और चलो आज आपका इनकम कम है तो आप आज कम इन्वेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं ना आपका इनकम कम ही रहेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, हर साल में बढ़ेगा, 6 महीने में बढ़ेगा। आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब स्विच करोगे तो आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में तो यू नो राइट, मतलब डिपेंडिंग ऑन साइकिल क्या है बिजनेस साइकिल, आपका इनकम भी ऊपर नीचे होता है। तो हो सकता है कि आपके पास अचानक पैसे आ गए, वो तो सैलरी में बोनस भी आ सकता है, राइट। अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया तो आप लमसम इन्वेस्ट करके उसको STP कर सकते हो, जैसे SIP होता है, राइट, वैसा एक STP करके भी होता है, ठीक है। मतलब वे ऑफ इन्वेस्टिंग, वन ऑफ द वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आप ये सब कर सकते हो, अकॉर्डिंगली फिर आपका वेल्थ ग्रो होगा। दैट्स ग्रेट, ठीक है। एंड कंपाउंडिंग आपको तो पता ही है, देयर इज अ रूल ऑफ 72। अभी रूल ऑफ 72 में क्या कहते हैं कि इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज टुडे, ओके, एंड इफ दैट मनी कंपाउंड्स एट 12% पर एनम, अभी एवरेज है 12% पर एनम, 6 साल में आपका 1 लाख 2 लाख बन जाएगा, 2x। नॉट नेसेसरली वो बोलता है ना हर साल 12% हो, वो कभी 20% हो सकता है, कभी 8% हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। बट इंडियन इक्विटी जो मार्केट है, इंडियन इक्विटी मार्केट हैज गिवन एवरेज 11, 12, 13% दिया है मार्केट, राइट। या मैंने भी देखा है, बिकॉज क्योंकि इतना मिनिमम आता ही है और यहाँ पे काफी चीजें पुशअप भी मिलती है और हमें लेवरेज के लिए भी काफी हेल्प होता है। तो सर ये तो बात हुई हमारी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग को लेके, बट ना इसमें ना मेजरली क्या होता है कि ना बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है बाय डिफॉल्ट, या बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो पता ही नहीं होते हैं, या पता भी होते तो हम लोग उससे सीरियस नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, अपना वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, बट होता क्या है कि वो ना नॉमिनीज नहीं रखते हैं या नॉमिनी ऐड नहीं करते, समटाइम उसे प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट होता है? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखो, नॉमिनी के बारे में बात करने के पहले ना मुझे एक मेंशन करना है, लेट्स से इफ यू आर सच एन इन्वेस्टर, मतलब आपको वेल्थ बिल्ड करना है, मतलब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट। अभी देखो बिजनेस है तो ऑब्वियसली उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तो वेल्थ बिल्ड हो ही जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बिल्ड करनी है, ठीक है, तो या तो आपको खुद को नॉलेज है, राइट, ठीक है, या आपको नॉलेज है पर टाइम नहीं है, राइट, ठीक है, या आपको नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, नॉलेज है पर टाइम नहीं है या नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आपको देखना है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है क्या, या कोई आपको ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से राइट किया, या बैंक वाले भी होता है, वेल्थ मैनेजमेंट टीम भी होती है, बैंक की होती है, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या एडवाइजर्स होता है, ठीक है, तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी होते हैं, ठीक है। तो दे विल हेल्प यू, आपका बोलते हैं ना, आपको पूरा स्टडी करेंगे वो फाइनेंशियल्स का, ठीक है, और आपके गोल्स, आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से दे विल रिकमेंड यू
कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, है ना, आपने Right. कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, हर चीज वो बताते हैं, राइट। ठीक है। मतलब ये दो अलग अलग चीजें एक्चुअली, डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर, ओके ठीक है। अभी लोग इसको भी मिक्स कर देते हैं, ओके, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर क्या और डिफरेंस एडवाइजर। होता है उसमें मेजरली? भाई डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर एम्फी रजिस्टर्ड, ओके और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ऑब्वियसली नाम में ही आ गया, वो Right. सेबी रजिस्टर्ड होता है, राइट। ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, वो चाहता है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एमएफडी बनना है, तो वो एक एग्जाम पास करनी होती है, वो एग्जाम पास करके वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, राइट। ठीक है, और एम्फी के गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, ठीक है। पर वही इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, ही कैन नॉट एक्ट एज एन एडवाइजर। राइट। At the same time, if a person becomes an advisor, Right. SEBI registered investment advisor, he cannot act as a distributor. राइट। Distributor earns commission, Hmm. advisor earns fees from the clients. ओके ठीक है, तो ये मेजर फर्क है। ओके अगर आपको दोनों ही करना है तो देयर इज, उसमें भी है, कर सकते हैं कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कीजिए, राइट। क्लाइंट लेवल पे सेग्रीगेशन कीजिएगा। राइट। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपको पता चल गया कि आपको किसके पास जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, एडवाइजर के पास जाना है, राइट। राइट। ठीक है। व्हाट यू कंफर्टेबल विद, आपको Right. कमीशन पे करना सही लग रहा है या फीस पे करना सही लग रहा है, Right. ठीक है। और नॉमिनी का कैसा है ना, मेरे हिसाब से तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस कर रहे हो, अब जो भी कर रहे हो उसमें नॉमिनी होना बहुत जरूरी है, Right. एटलीस्ट नॉमिनी तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर समझो नॉमिनी नहीं रखा आपने, राइट। तो समझो अगर मैं हूँ, मेरा हम्म। बैंक अकाउंट है, मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जिसके Right. लिए मैंने नॉमिनी नहीं रखा है, और मेरी वाइफ आती है समझो क्लेम करने को कि Right. मेरे हस्बैंड का कुछ अकाउंट में, आपके अकाउंट में जो पैसा है मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, है ना, रिक्वायरमेंट है, एग्री। तो फिर बैंक तो ये क्वेश्चन पूछेगा है ना कि अरे नॉमिनी कोई था ही नहीं इनका, ठीक Right. है। तो डेथ सर्टिफिकेट तो ठीक है, तो हो सकता है कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगे, है ना, कुछ Right. प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है, Agree. तो उसमें डिले हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर डिले अवॉइड करना है तो आपको मतलब बेसिक एकदम नॉमिनी तो रखना ही है, ठीक है। Right. एंड अगेन नॉमिनी, व्हेन आई टॉक अबाउट नॉमिनी, नॉमिनी का ये मतलब नहीं कि नॉमिनी विल बिकम द ओनर या राइट। बेनिफिशियरी। नॉमिनी नीड नॉट नेसेसरली बी द ओनर और बेनिफिशियरी। नॉमिनी इज काइंड ऑफ अ कस्टोडियन या ट्रस्टी, ओके। ठीक है। अभी हो सकता है मेरे 3 बच्चे हैं, राइट। एक वाइफ है, ठीक है, तो लीगल आयर कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये Right. चारों जो है मेरे लीगल आयर्स है, राइट। ठीक है, वाइफ और मेरे 3 बच्चे, राइट। पर नॉमिनी मैंने उसमें से एक ही बच्चे को रखा है। ओके। तो एक बच्चा अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो बैंक को बोलता है कि मेरे पापा का ये जो पैसा है वो मुझे दे Right. दीजिएगा, ठीक Right. है। तो चलो अगर बड़ी अमाउंट नहीं, छोटी अमाउंट है, तो बैंक दे भी दे, राइट। बट देन उस पे हक चारों का है, देखा जाए तो राइट। उस पे हक तो चारों का है। राइट। अगर विल बनाई है किसी ने, ये तो नॉमिनी की बात हो रहा है, अगर किसी ने विल बनाया तो विल ओवरराइड द नॉमिनी। ओके, एक्सप्लेन। विल के बारे में बताऊं मैं? राइट। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि विल, सॉरी, नॉमिनी जो होता है इट्स मोर ऑफ अ कस्टोडियन या ट्रस्टी, ठीक है। मतलब वो सिर्फ पजेस कर सकता है, ठीक है, हकदार नहीं है। नॉमिनी इज नॉट द राइटफुल ओनर, ठीक है। पर अगर विल में मैंने मेंशन किया, अगर मैंने अपनी वसीयत बनाई, विल Right. मतलब वसीयत भी बोल सकते हैं आप उसको, राइट। कि मेरे जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद, ठीक है, जिस दिन में मेरा डेथ होगा, ठीक है, उस दिन एक एग्जीक्यूटर होगा, राइट। ठीक है, जो मेरे एसेट लायबिलिटी, विल में तो पहले मेरे सारे एसेट्स लायबिलिटीज मेंशन करने होते हैं, फिर उसमें से समझो मेरी 2 प्रॉपर्टीज है, तो एक प्रॉपर्टी मेरे एक बच्चे को जानी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे बच्चे को जानी चाहिए, या ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके एक प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्से बन जाए, ठीक है। तो मैं जो भी बोलूंगा, विल मतलब मेरी इच्छा क्या है, ठीक है, Right. मैं मेरी इच्छा के अनुसार मेरे जाने के बाद किसको क्या मिलना चाहिए, राइट। वो विल में मैंने मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर विल बनी है तो वैलिड विल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। Okay. पर अगर विल नहीं बनी है, ठीक है, हम्म। तो फिर बहुत सारे लीगल रिपरकशंस आता है, डिले हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ हर किसी को, भाई नॉमिनी आपने बनाया है कि हाँ अच्छी बात है, तो अभी नेक्स्ट लेवल मतलब नॉमिनी में भी सही तरीके के नॉमिनी बना, राइट। ठीक है। मालूम पड़ा आपने अगर मैं हूँ, मेरे अकाउंट में अगर मैंने दादाजी को नॉमिनी बनाया, राइट। तो कितना सही है आप बताओ मुझे। मैं बच्चों को बनाऊं इससे अच्छा, मेरे Right. दादाजी को क्यों बनाऊं? एक वो बात हो गई, ठीक है। फिर विल में भी मैंने कैसे करना चाहिए, विल में आइडियली
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है या फेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हमारे हाथों में होता है। वो भी एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो विल तो नेक्स्ट लेवल हो गया, आपको नॉमिनी का एक अंडरस्टैंडिंग आ गया कैसे करते हैं, कि अगर नॉमिनी रखे तो अच्छी बात है, राइट, ठीक है, बट इवन दैट इज नॉट द अल्टीमेट, ठीक है। पर अगर नॉमिनी नहीं रखेंगे तो तकलीफ है, फॉर एग्जाम्पल सर, डिले हो जाते हैं। अंडरस्टूड। जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो अच्छा बना हुआ है, राइट, अब ड्यू टू सम रीजन उसने नहीं रखा नॉमिनी, एग्जांपल उसकी वाइफ को या किसी को, ओके, अब उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, अब उसका नॉमिनी नहीं है, तो अगर वो बैंक के पास में जाती है तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? उसको इजीली मिल जाता है या फिर बैंक उसको चक्करे करवाती रहती है? क्या प्रॉब्लम? इजीली तो नहीं मिलेगा, इजीली नहीं मिलेगा। नॉमिनी नहीं मतलब आपने विल के बारे में सोचा ही नहीं, राइट, वैसे ही हो गया, राइट। अगर आप नॉमिनी के बारे में नहीं सोच रहे मतलब आप विल के बारे में तो आपके दिमाग में है ही, ठीक है। अगर होता है तो बेस्ट बात है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि जिसको नॉमिनी रखा है हो सकता है कि वही गुजर गए या कुछ, राइट, हो सकता है, राइट। पर अगर विल है तो बेस्ट है। पर यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपने नॉमिनी नहीं रखा है तो आप बैंक वाले तो हर तरह के डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक है। एक तो हो गया जैसे डेथ सर्टिफिकेट तो होना ही है, डेथ हो गई तो उसका एक होता है ना, प्रूफ है, राइट, डेथ सर्टिफिकेट। और हो सकता है सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगे, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए फिर आपको किसी लॉयर को अप्रोच करे, है ना। तो थोड़ा सा वो अगर लीगल अगर क्लेम करना है तो फिर वो लिटिगेशन में भी जा सकता है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है, मतलब एक ही सिनेरियो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपको अगर लिटिगेशन अवॉइड करना है, आपको अगर क्या बोलते हैं ना, कोर्ट के चक्कर या जो डिलेज अवॉइड करना है, कोर्ट छोड़ो बैंक ही आपको बोल रहा है ना कि नहीं दे सकते करके, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो जस्ट इमेजिन अगर आप नॉमिनी रखते तो कितना स्मूथ हो जाता, राइट, ठीक है। मतलब एटलीस्ट वो बोलता है ना, एक बेसिक हाइजीन है कि एटलीस्ट आप नॉमिनी तो रखो। इस पे ध्यान देना चाहिए, हर किसी को ध्यान देना चाहिए इस पे, करेक्ट, राइट। बिकॉज ना नॉमिनी होने से काफी सारी चीजें स्मूथ हो जाती है फ्यूचर के लिए। सो सर, जैसे लेट सपोज कीजिए अगर एक पर्सन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहा है कि उसको वेल्थ बिल्ड करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, जिसके सैलरी बेसिक्स होंगी, बेसिक मतलब लेके चलिए अगर वो 50,000 रुपीज अर्न करना हो, तो अपने पैसों को कैसे डिवाइड कर सकता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जिसकी वजह से वो डाइवर्सिफाई करके अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके? ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि पर्सनल फाइनेंस इज वेरी वेरी पर्सनल, राइट। मतलब जो एक पर्सन का एप्लीकेबल है, राइट, वो जरूरी नहीं दूसरे पर्सन का एप्लीकेबल है, राइट, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर है, जिसको इन्वेस्ट करना है, उसने पहले ये देखना चाहिए कि जो भी 50,000 की सैलरी आ रही है उसमें से कितना बच रहा है, राइट, ठीक है। अभी एक मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि हो सकता है कि उनका रेंट हो गया या लोन लिया है तो ईएमआई हो गया, तो 50% उनका सैलरी उसी में जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स से 50,000 में से 25,000 गया ईएमआई या रेंट्स में, बेसिक नीड्स, ठीक है। तो बेसिक नीड जैसा हो गया, ठीक है। और इसमें से कुछ अगर समझो बच रहा है तो ऑब्वियसली खाने पीने का खर्चा होगा, राइट, ठीक है, कपड़े ना, बेसिक है, राइट। तो इतना तो हो ही जाता है, ठीक है। फिर अगर बचता है 5-10 हजार, 5,000 10,000 अगर समझो उनका कुछ बच जाता है, ठीक है, तो उसको उनको डिसाइड करना है कि कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। होराइजन क्या है, ठीक है, राइट, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फिर उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, राइट, मतलब कितना वो रिस्क सह सकते हैं। मतलब जो इन्वेस्ट करे हो सकता है कि वो नेगेटिव में भी चला जाए, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऊपर जा रहा है, राइट, नीचे भी जा सकता है। इक्विटी मार्केट तो रहता ही है साइकिल वैसा, अभी तो आप देख रहे हो कमोडिटीज में भी अच्छा खासा उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दे हैव टू थिंक कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है, कितने सालों के लिए उनको इन्वेस्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन एलोकेट उनका जो भी सरप्लस बचता है, राइट, टू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। फिर वो इक्विटी हो गया, कमोडिटीज हो गया, ठीक है, फिर रियल एस्टेट हो गया, मतलब रियल एस्टेट में भी रीट्स होता है, ठीक है, पैसिव फंड्स हो गए। तो प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे, ऑप्शंस तो बहुत सारे, पर उनका जो गोल है ना वो क्लियर होना चाहिए। अगर गोल क्लियर है, आपका रिस्क रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है या आपका एपेटाइट है वो क्लियर है और टेन्योर क्लियर है, तो सब अपने आप हो जाता है, अपने आप मतलब मैनेज। हाँ, आपको क्लैरिटी आ गया, राइट, देन यू कैन सिलेक्ट आपको कौन से एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करके आपको आगे बढ़ना है, वैसे। एग्री, बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम लोग ना अपनी बेसिक नीड्स में इतने घुल मिल जाते हैं कि पोर्टफोलियो बिल्ड करने
को हम सोचते ही नहीं है, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ओके एंड देन रियलाइज होता है, खासकर जो मेरे टीन एज में है, ये लोग को बहुत दिक्कत होती है, राइट। सो सर, अगर कोई अपना वेल्थ बिल्ड कर रहा है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है, अब आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग 1 to 2 मंथ में या 1 to 2 ईयर में स्विच भी कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं या रुक जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है समटाइम उन्हें ये पता ही नहीं होता कि भाई हमारे पास में इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। एग्जैक्टली समटाइम हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा एक डाइवर्सिफिकेशन में कॉन्सेप्ट कितना रेशियो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तो मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, जैसे अमिताभ बच्चन सर भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर चुके हैं, तो हम तो नॉर्मल लोग हैं। करेक्ट। तो हम लोग नॉर्मल जो पर्सन है, तो ये कैसे फिगर आउट करेंगे कितना हमारे पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्या बैकअप होना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी वेल्थ को बिल्ड करने में कोई दूसरी बाधाएं नहीं लेके आए या अड़चन नहीं लेके आए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला ये, कि लोग है ना इमरजेंसी फंड्स के बारे में नहीं सोचते हैं, Yeah. सीधा जंप कर देते हैं। इंश्योरेंस भी नहीं लेते कितने लोग, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट शुरू करते उसमें भी आएंगे हम लोग। तो जस्ट इमेजिन कीजिए आप कि आपका इमरजेंसी फंड्स ही नहीं है, अपने इंश्योरेंस भी नहीं लिया, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? राइट। अभी देखो, हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो सकता है कि अभी देखो ले ऑफ्स चल रहे हैं, ठीक है, एकदम बहुत बुरी चीजें हो रही है, राइट, ठीक है, मतलब कंपनीज डू टेक सच स्टेप्स, ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगेगा वापस जॉब मिलने के लिए? 3 महीना, 6 महीना, राइट, 1 साल, ठीक है। मतलब अगर मैं एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से सोचूं, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होते ही है, तो उनको तो और चीज पता होना चाहिए कि मुझे कितना फंड्स ऐसा रखना है, कंटिजेंसी फंड रखना है, इमरजेंसी फंड रखना है, राइट। अगर मैं किसी को बोलूं कि नहीं 6 महीने का तो रखो, 12 महीने का रखो, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। किसी को 24 महीने का भी चाहिए रहेगा, किसी को 3 साल का भी इमरजेंसी फंड चाहिए रहेगा, राइट। तो डिपेंड्स किसका कितना बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली आपको इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है, राइट, ठीक है। मतलब अगेन वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता है। कोई अगर बोलता है 3 महीने का रखो, 6 महीने का रखो, काफी है, नहीं। यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि मुझे कितना चाहिए रहेगा, मुझे कितना जरूरत रहेगा, कितना इमरजेंसी फंड। क्योंकि देखो, अगर इंश्योरेंस क्लेम भी अगर मैं बोलूं, अगर क्लेम आ रहा है तो ऐसा थोड़ी क्लेम इमीडिएटली आ जाता है, टाइम लगता है, राइट। क्लेम को सेटल होने के लिए टाइम लगता है, तो तब तक आप क्या करोगे? राइट। बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, कहीं पे तो आपने रखा रहेगा, लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड के, वहां पे आपने अगर रखा रहेगा इमरजेंसी फंड, तो थोड़े टाइम के लिए वो टेक केयर हो जाता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो अगर आपका इमरजेंसी फंड कम हो गया ना, आपने जो एक्सपेक्ट रखा है कम हो गया, उसको पहले रिफिल करो। इन्वेस्टमेंट भले आप बाद में करो, पहले आप इमरजेंसी फंड्स को फिल करते रहो। मतलब आप बकेट के हिसाब से सोचो, इट इज वन ऑफ द बकेट जहाँ पे आपको पैसा रखना है, राइट, कभी इग्नोर नहीं करना। बिकॉज क्या होता है, ये ना कॉमनली लोग भूल जाते हैं, और इसमें ना सबसे अच्छा मैंने एक चीज देखा है, मैं सारी वुमेन्स को रिस्पेक्ट करूंगा कि वो लोग का ना सेविंग पोर्शन या मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू मैन। मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने देखा है कि लड़कों से ना कहीं खर्च हो जाते हैं, चाहे वो कितना ही कमा ले या किसी भी टाइप का, या उनके एक्सपेंस इतने ज्यादा होते हैं, एज कम्पेयर टू वुमेन्स बहुत प्रॉपर उसको समझ के एलोकेट करके उसे सेव भी रखती है। तो मनी मैनेजमेंट या इमरजेंसी फंड का पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं बोलूंगा कि अगर आप बैंक में जाते हो, तो बैंक पे जाने से पहले यहाँ पे आप सेव करना शुरू कर दीजिए इमरजेंसी फंड को। तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। मतलब घर की लक्ष्मी ऐसी तो थोड़ी बोलते हैं। राइट। तो सिर्फ इसमें बेसिक क्या होता है, अब एक पर्सन है जो घर का अंदर आता है, मतलब समझ लो वही वर्किंग कर रहा है, उसकी 4 लोग की 5 लोग की फैमिली है, और बहुत टाइम, मैं टीयर 1 टीयर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब टीयर 3 या टीयर 4 सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग ना इंश्योरेंस को लेके अवेयर नहीं है, राइट। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती है कि लोग ना प्रायोरिटी नहीं देते इंश्योरेंस को। टेल मी कि लाइक इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। अगर सपोज कोई वर्किंग मैन है या वुमेन्स है, या उन्हें कितना रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे एलोकेट करे? करेक्ट। मतलब ये बहुत ही बोलते ना, ये भी एक सेंसिटिव क्वेश्चन ही है, राइट। अगर एक बंदा है जिसपे बहुत सारे डिपेंडेंट्स है, ठीक है, अगर वो बंदा ही इंश्योरेंस नहीं करवा रहा है, राइट, तो देखो क्या क्या हो सकता है। अभी देखो शहरों में तो यू नो राइट, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो एक का भी अगर इनकम कम हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, तो दूसरे का इनकम थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, राइट। अभी आपने जो एग्जांपल बताया वो तो बहुत ही एक्सट्रीम है, मतलब एक ही अर्निंग मेंबर है और इतने सारे पता ना डिपेंडेंट्स है, भाई उन्होंने तो इंश्योरेंस के बारे में पहले सोचना चाहिए। एग्री, मुझे भी लगता है। मतलब जैसे हो गया हेल्थ इंश्योरेंस आपका हो गया, राइट, ठीक है, अगर बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना हो गया, पैसे कहाँ से आएंगे?
right, इमरजेंसी फंड्स अगर रखा है तो अच्छी बात है, right, देन अगर बड़ा अमाउंट है तो आपको इंश्योरेंस चाहिए। चलो हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत आज नहीं पड़ रही, पर एक एक्सीडेंट हो गया समझो, right, ठीक है, उसमें तो डेथ भी हो सकता है एक्सीडेंट में। टर्म इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस का एक हिस्सा है टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, right, तो उसमें भी डेथ क्लेम होता है, राइट, मतलब कुछ अगर आपको हो गया तब Right. जो भी एक अमाउंट आएगी वो आपको घर वालों के लिए मिलेगी, तो जो रेगुलर खर्चे है उसके लिए, बच्चों को एजुकेशन के लिए वो मिल सकता है। तो ये सब के बारे में जो आपने एग्जाम लोग उन्होंने तो पहले सोचना चाहिए। I agree. अगर उनको वेल्थ भी बनानी है भाई, वो वेल्थ बनेगी तो बनेगी, पर अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो आप क्या करोगे? Right, इमरजेंसी फंड्स प्लस इंश्योरेंस वही हेल्प करेगा ना। right, आप अभी सोचो, आपने ये सब किया है नहीं, आपने सीधा इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो वैसे भी वो इन्वेस्टमेंट रिडीम करके या क्लोज करके वो पैसा आप यूज करोगे, उससे अच्छा पहले स्टेप बाय स्टेप जाइए ना। right, गो विथ इमरजेंसी फंड्स, देन गो विथ इंश्योरेंस, देन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। right, तो मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा, या आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर को पूछोगे वो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि पहले तो आपका इमरजेंसी फंड बना लीजिए, अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी मुझे आपको बताना एक जरूरी लगता है कि लोग ना थोड़ा प्राइस कॉन्शियस, कॉस्ट कॉन्शियस रहते हैं right, right. कि सस्ता वाला इंश्योरेंस लेना है। Hmm. मतलब लोग क्या सोचते हैं, पीपल व्हाट पीपल थिंक कि क्यों इतना खर्चा करूं मैं इंश्योरेंस पे, मैं क्यों इतना प्रीमियम भरूं, ठीक है, ज्यादा प्रीमियम भरूंगा कुछ वापस मिलने वाला तो है नहीं, Right. ठीक है। लोग ये सोचते हैं, बट लोगों ने, पीपल शुड बी थिंकिंग कि इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, Right, इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, right, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलने वाला है, Right. इंश्योरेंस पे रिटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट में इंश्योरेंस पे रिटर्न नहीं सोचना चाहिए। इंश्योरेंस इज काइंड ऑफ आपका फाइनेंशियल बोलते हैं ना, एक प्रोटेक्शन जैसा हो जाता है कि अगर Right. कुछ हो गया तो घर वालों को तो मिलेगा कुछ, right, या अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो जो भी हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है उसका थोड़ा सा रिकवर हो रहा है पैसा, या पूरा ही रिकवर हो रहा है, right, तो वो पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए, मिक्स नहीं करना है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस जैसा ही सोचना है, okay, तब आपका बोलते हैं ना क्लैरिटी रहेगा, और आप जो भी पैसा इनकम आ रहा है आप प्रॉपरली उसको हर जगह पे एलोकेट कर पा रहे right. So like पहला रूल अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ, सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी काम को स्टार्ट करें उसके पहले इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म एंड मेडिकल, राइट, हैं। इमरजेंसी फंड, फिर इंश्योरेंस में भी अलग अलग इंश्योरेंस है, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस फॉर लाइफ, अगर आपको कुछ हो जाता है तो, राइट, एक्सीडेंट, टर्म इंश्योरेंस जितना महंगा नहीं है, इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस जितना महंगा नहीं है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों, क्योंकि अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो, राइट, वैसे और भी बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रकार है, जैसे क्रिटिकल इलनेस का आई सीन कि क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, ठीक है, वो एक ले सकता है। ऐसे वैसे बहुत सारे हैं, समझो किसी को प्रॉपर्टी है, ठीक है, अभी ये मैं अभी जनरल इंश्योरेंस में आ रहा हूँ, राइट, ठीक है, मैं हमने बात किया लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, राइट, राइट, तो दैट इज वन पार्ट। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर घर में आपका अच्छा खासा एसेट्स है, राइट, चोरी हो सकती है, या आग लग सकती है, या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बिजनेस वाले तो ये सोचते हैं पहले, बिजनेस वाले इंश्योरेंस करके रखते हैं, बट हाउस होल्ड वाले नहीं करते, ठीक है, मतलब जो जिनका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है ना वो इतना नहीं सोचते, कमर्शियल वाले सोचते हैं, बिकॉज बिजनेस माइंडसेट है, राइट, राइट, रेसिडेंशियल क्या अपने काम में लगे रहते हैं, राइट, पर उन्होंने इसके बारे में भी सोचना चाहिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लीजिएगा, कुछ अगर मिसहैप हो गया, मतलब कुछ गलत हो गया, तो एटलीस्ट उतना तो आपके पास प्रोटेक्शन रहेगा, राइट, ठीक है, क्लेम करके को पैसा मिल जाएगा। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, आपको सिर्फ उसको सोचना है, चैनलाइज करना, और मेन मतलब एक्शन लेना है। अगर आप सिर्फ सोचते बैठ रहे हो, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो फिर वो भी कोई पॉइंट नहीं, मतलब आपके पास नॉलेज है बट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट, राइट, अंडरस्टूड। क्योंकि बिकॉज सर ये चीज मैंने ना काफी फेस करी है, यार मैंने देखी है कि यार लोग इंश्योरेंस को अवेयर ही नहीं करते हैं, मतलब कि प्रायोरिटी नहीं देते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने बताया उसके बारे में, एंड आई थिंक कि हर किसी को अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एग्जैक्टली, ताकि वो अपनी लाइफ में वेल्थ तो बिल्ड करे बट अपने आप को भी सेफ रखे। एग्जैक्टली, ये वेल्थ क्रिएट करे या वेल्थ एक्यूमुलेट ना, लोग सिर्फ वेल्थ क्रिएशन वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में सोचते हैं, वेल्थ क्रिएशन वेल्थ एक्यूमुलेशन वेल्थ बिल्डिंग। If you don't have emergency funds and insurance, then that could be wealth destructor. राइट, वेल्थ क्या है मुझे बताइए, वेल्थ क्या है?
वेल मतलब आपने जो पैसे कमाए हैं, ठीक Yeah. है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, नेटवर्थ बोलता है ना, नेटवर्थ या Right. नेट वेल्थ बोलता है, राइट? राइट तो कुछ नहीं करने की वजह से आपने जो किया है उस पर अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो फिर कितना बड़ा नुकसान है ना? एग्री मतलब आप फिर से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो क्या? तो फिर मत कीजिए इंश्योरेंस, मत रखिए इमरजेंसी फंड्स, आपकी मर्जी। मतलब एक बोल रहा हूँ, राइट ऐसा करो मत, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कीजिएगा, राइट ठीक है? मैं तो बोलता हूँ जैसे गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया है, राइट, मोटर व्हीकल्स के लिए, राइट राइट वैसा अगर मतलब बोलते हैं ना, जैसे जब तक गवर्नमेंट कंपल्सरी नहीं कर रही है तब तक लोग इतना नहीं सोचते हैं। राइट आई सी बहुत सारी चीजें हैं बहुत इसमें, सारी चीजें बहुत सारी चीजें। दैट्स ग्रेट काफी सारी चीजें समझ में आ रही है सो थैंक यू सो मच सर आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताई आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और अगर आपको किसी भी टाइप की किसी भी चीज में डाउट है लाइक वेल्थ क्रिएशन में वेल्थ प्लानिंग में तो आप नीचे कमेंट करिए डेफिनेटली आपको किसी न किसी तरह से हेल्प होगा हमारी टीम आपको हेल्प करेंगी तो जैसे इस पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ, शुभम जी ने अच्छे सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल पूछे, ठीक है, और सवाल तो इतने हैं कि मतलब जितना पूछेंगे उतने कम है, और नॉलेज इंफॉर्मेशन तो मार्केट में वैसे भी बहुत सारी है। पर मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा हर किसी को कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास नॉलेज नहीं है तो प्लीज अप्रोच एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपका एसेट एलोकेशन में हेल्प करेंगे, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ठीक है। और मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सेबी रजिस्टर्ड या एफए रजिस्टर्ड लोग के पास जाए rather than अनरजिस्टर्ड या इन्फ्लुएंसर, फिर इन्फ्लुएंसर या ये जो भी वीडियोस है ना, वायरल वीडियोस आते हैं मार्केट में, उसके बेस पे प्लीज डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है उनके सर्कल में जिनको फायदा हुआ वो उनकी स्टोरी बता रहे हैं, पर हर किसी की स्टोरी अलग होती है, आपकी स्टोरी भी अलग है, तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल टाइम थैंक यू अगेन शुभम जी।